नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद विभाग का दूसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आपने खूब सुना है। बड़ा सरल सा विषय है ये व्याकरण का एक, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो सीखने की हैं, जो प्राय विद्यार्थियों से गलतियां हो जाती हैं। मैं उस पर बात करूंगा। तो सर्वनाम क्या है? हम यूं कह सकते हैं सबका नाम। सर्वनाम का एक नाम मैंने निकाल दिया, सबका नाम। ये सबका नाम है। ये सबका नाम क्यों है? मैं कहूं राम सच बोलता है, मोहन सच बोलता है, सुदेश सच बोलती है, रमेश सच बोलता है। अब मैं ये कहूं, अब राम के लिए भी वह शब्द का प्रयोग हो सकता है, सुदेश के लिए भी वह का प्रयोग हो सकता है, रमेश के लिए भी, सभी के लिए हम कह सकते हैं कि वह सच बोलता है। वह राम के लिए भी आया, श्याम के लिए, रमेश के लिए, सुदेश के लिए, सभी के लिए आया। मैं कहूँ मैं तुम का प्रयोग करूं तो तुम का प्रयोग भी सभी के लिए किया जा सकता है। तो सर्वनाम सबका नाम है, किसी एक के साथ नहीं बंधा है। सभी संज्ञाएं उसे अपने लिए प्रयोग कर सकती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? कई बार कहा जाता है कि सर्वनाम की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन बहुत आवश्यकता है। अब मैं इस प्रकार से बोलूं कि राम मेरा मित्र है, राम के पिताजी अध्यापक हैं, राम की माताजी नर्स हैं, राम और मैं रोज़ विद्यालय जाते हैं। अब ये बार बार मैंने राम शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से मैं राम को हटाकर इस प्रकार से प्रयोग करूँ कि राम मेरा मित्र है, राम के पिता अध्यापक हैं, ऐसे न बोल के मैं कहूँ कि उसके पिता अध्यापक हैं, उसकी माता नर्स है, वह और मैं एक साथ विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ मैंने राम शब्द का प्रयोग दूसरी स्टेटमेंट में एक ही बार किया। तो ये सर्वनाम की ही वजह से ऐसा हो पाया, और ऐसा इसलिए कि संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष आ जाता है। इस पुनरुक्ति दोष को खत्म करने के लिए ही संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से बात वही है कि राम के पिता, या मैं कहूँ कि उसके पिता, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन पुनरुक्त दोष पैदा हो जाता है। उसे समाप्त करने के लिए ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा है कि वे पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि मोहन एक विद्यार्थी है। अब मुझे मोहन के विषय में ही एक दूसरी बात कहनी है, तो मैं कह सकता हूं वह ईमानदार है। तो ये आया, ये इस संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। ये कब चलता है? ये एक दूसरे के साथ रेफरेंस के साथ जुड़ गया कि मोहन एक विद्यार्थी है, वह ईमानदार है। इस प्रकार से जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हमें संदर्भ का पता होता है, तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आया, जो परिभाषा से मैंने सिद्ध कर दिया। अब हम बात करें इसके भेदों की कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और सर्वनाम के उदाहरणों की बात करूं तो मैं, तुम, वह, वे, यह, ये, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब सर्वनाम हैं। इनसे अधिक भी हैं। उदाहरणार्थ ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम इसके भेदों पे चर्चा करते हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। ये 6 भेद सर्वनाम के आते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब एक एक पे चर्चा करते हैं कि पुरुषवाचक क्या है। अब पुरुषवाचक क्या है कि वे सर्वनाम पद जो वक्ता, श्रोता एवं अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। या अन्य के लिए आते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब वक्ता, श्रोता और अन्य, 3 बातें यहां मैंने कही। अब वक्ता कौन हो सकता है? देखने वाली बात है कि वक्ता कौन हो सकता है। अब वक्ता में या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे। मैं और हम वक्ता हो सकते हैं। और श्रोता कौन हो सकता है? या तो तुम सुनोगे या तो आप सुनेंगे। तुम और आप दोनों शब्द चलते हैं यहाँ पर, बात एक ही है। हम तुम किसके लिए प्रयोग करेंगे, आप किसके लिए करेंगे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और अन्य कौन है? वक्ता और श्रोता के मध्य जिसके विषय में बात चल रही है वह वे। 3 बातें यहाँ हो सकती हैं। वक्ता मैं, हम, श्रोता तुम, आप, अन्य वह वे। तो इस प्रकार से वक्ता के लिए जब प्रयोग होते हैं ये दोनों, श्रोता के लिए, और ये सभी के सभी हो जाते हैं पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में भी हम 3 विभाग बना देते हैं। जो सर्वनाम पद वक्ता के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और जो श्रोता के लिए होते हैं वो कहलाते हैं मध्यम पुरुष। और जो अन्य के लिए होते हैं वो कहलाते हैं अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद आगे हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा हम कर सकते हैं कि वे सर्वनाम पद जो वक्ता के लिए आए उत्तम पुरुष कहलाएंगे, वे सर्वनाम पद जो श्रोता के लिए आए मध्यम पुरुष कहलाएंगे, और वे सर्वनाम पद जो अन्य के लिए आए अन्य पुरुष कहलाएंगे। ये शब्द के स्तर पर हैं। असली चीज है इनके पद के स्तर पर इनको लेके आना, वहीं गलतियां होती हैं। तो प्राय यहां दिक्कत नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां आ जाती है। मैं ये लिखूं वह आ रहा है, सही बात है। अब मैं कहूं कि वह राम आ रहा है, ऐसा नहीं लिखना है। वह आ रहा है पर्याप्त है। जब हम ऐसे लिखते हैं राम के लिए ही तो वह आया ना, तो यहां पर अब इसी को कई बार लोग ये लिख देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं कि मैंने लिख दिया वह पुस्तक है। यहां पर भी वह आया है
लेकिन ये वह सर्वनाम नहीं है, ये वह कुछ और है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन आपने देखा कि यहां वह व्यक्ति के लिए आया है और यहां वह वस्तु से संबंध रखता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध व्यक्ति से है, वस्तु से नहीं है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि वे खेल रहे हैं, बिल्कुल पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं, वे इधर ले आओ, तो ये गलत हो गया। यहां वे कोई वस्तु है जिन्हें इधर लाने की बात हो रही है, तो ये फिर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। एक ये और ये, इन दोनों का संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष भेद से है। तो यहाँ अन्य पुरुष के मामले में कई बार बच्चे जब उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो गलत कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं हम अन्य प्रयोग न कर दें। तो आगे भी इनका प्रयोग ऐसा क्यों किया मैंने, ये किस श्रेणी में आए हैं, इसकी चर्चा मैं करूँगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसकी कुछ रूपावलियां बन सकती हैं। अब मैं की रूपावली, हम की रूपावली, तुम की, आप, वह और वे, इनकी कुछ रूपावलियां हो सकती हैं। जैसे मैं से मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, जरूरत नहीं मुझे ही हो गया, मेरे लिए, मेरे द्वारा, ये रूपावलियां हैं और भी हैं। इसी प्रकार से हमसे हमारा, हमको, हमने, इस प्रकार से चलेगा। तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने, और आगे चलते चले जाएंगे इस प्रकार से। आप, आपका, आपको, आपने, सब। वह, यहाँ देखो भिन्न है, वह, उसका, और स्त्रीलिंग के मामले में उसकी भी हो जाएगा, उसको, उसने, उससे, ऐसे चलता चला जाएगा। और वे, उनका, उनकी, इस प्रकार से, उनको, उन्होंने। तो ये रूपावलियां इस प्रकार से बनती हैं। ये भी पुरुषवाचक की श्रेणी में ही आती हैं, कई बार परीक्षा में तंग कर देती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चों को ये आना चाहिए, ये हर एक से रूपावली बनानी आनी चाहिए। अगले भेद पर चर्चा करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? वे सर्वनाम पद जो नजदीक और दूर
की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कौन से हैं जो नज़दीक और दूर की वस्तु के लिए संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं? इनमें इनकी संख्या 4 है। यह, वह, ये और वे। अब देखो यहां वह और वे, ये दोनों के दोनों पुरुषवाचक में भी थे, अन्य पुरुष में था वह भी और वे भी, लेकिन यहां भी हैं। अब दोनों के प्रयोग में ही अंतर आ जाता है। यहां मैंने लिख दिया है कि ये वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। अंग्रेजी में आप जानते हैं कि ये दिस है, ये दैट है, ये दीज और ये दोज। फर्क आ गया। ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है। एक वचन बहुवचन रूप में, ये एक वचन रूप में, ये बहुवचन रूप में। अब यह और ये, इन दोनों का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है, आप जानते हैं, नज़दीक के लिए, और इन दोनों का प्रयोग दूर के लिए। किस प्रकार से? अब यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, ऐसे लिखना, और यह लिखना कि यह मेरी है, भिन्न बात हो गई। पुस्तक के लिए ही यह आया है। ऊपर वाले मामले में वाक्य गलत नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो यह आया है, ये सर्वनाम नहीं, विशेषण है, और ये सर्वनाम है। दोनों बातों में फर्क आ गया। जब सर्वनाम किसी संज्ञा के आगे लग जाता है तो वो विशेषण हो जाता है। सर्वनाम और संज्ञा अगर बीच में कोमा नहीं है तो दोनों साथ नहीं आते। हमेशा संज्ञा के आगे यदि सीधा सर्वनाम लगा है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, वो सर्वनाम नहीं है, वो विशेषण है। हम विशेषण के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि उस भेद को क्या कहते हैं। नीचे वाले मामले में पुस्तक के स्थान पर ही मैंने यह का प्रयोग किया हमारे सामने कि यह मेरी है। मैं ऐसे कहूँ कि यह मेरी है, यह इधर दे दो, यह उठा लाओ, यह खा लो, और अगर कोई वस्तु नज़दीक बहुत ज़्यादा है संख्या में, ये इधर ले आओ, ये मुझे दो, ये तुम ले लो। इस प्रकार से प्रयोग करना। यहाँ मैं बीच में संज्ञा नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये ले लो, यह ले लो। ये सब हमारे आंखों के सामने नज़दीक है, और कोई चीज़ दूर है तो मैं उसके लिए प्रयोग कर देता हूँ वह इधर रख दो। इशारा कर रहा हूं, वह इधर रख दो। वे उठाकर बाहर फेंक दो। इशारा कर रहा हूं। यहां दोनों सर्वनाम हैं। अब देखिए, यहां मैंने निश्चयवाचक हैं दोनों, और ये दोनों के दोनों पुरुषवाचक में भी आए थे, और ये दोनों के दोनों विशेषण भी हो सकते हैं। ये विशेषण कब होंगे देखिए,
वे खिलौने हमारे हैं। इस मामले में ये विशेषण हो गया, और मैं वो भी लिख दूं कि वे आ रहे हैं। यहाँ इस मामले में ये विशेषण है, और इस मामले में ये पुरुषवाचक है, और इस मामले में भी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम पद का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। परीक्षा में यही गलतियां हमसे होती हैं कि हम सीधा देख लेते वे है, बोला लिख दो अन्य पुरुष, ध्यान ही नहीं देते। हमें देखना है उसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि वे तो एक ही जैसा, लेकिन मैंने 3 प्रकार से प्रयोग कर लिया। निश्चयवाचक में प्रयोग करना है तो वो संज्ञा के बराबर में न रखा हो, और अगर पुरुषवाचक में कर रहा है तो व्यक्ति के लिए हो। तो इसका ध्यान रखना है। आज इतना ही, धन्यवाद।